देखेंगे, जैसे अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए और ओ औ। आ की बात की जाए तो आ को बोलने में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पे मुख के किस हिस्से का प्रयोग होता है, तो समझिएगा कि जब हम आ बोलते हैं तो बोलने में हमारा जो मुख होता है वो खुला हुआ होता है। मतलब न तो जीभ चलती है, न जबड़े चलते हैं, न ओंठ आपस में मिलते हैं, न जीभ दांत में जाती है। केवल और केवल हमारा जो मुख होता है वो खुला हुआ होता है और हम आ का उच्चारण कर पाते हैं। अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे। जहाँ पर जो प्राणवायु है, सांस को हिंदी में बोलते हैं प्राणवायु, प्राणवायु सीधे कंठ से होते हुए बाहर निकल जाती है और हम इसका उच्चारण कर पाते हैं, तो क्या कहलाएगा, कंठ। इसके बाद है ई का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुख का जिस हिस्से का प्रयोग होता है तो ऊपरी जबड़ा होता है वो नीचे की ओर आएगा और नीचे वाला जबड़ा ऊपर की ओर जाता है। मतलब दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं और ये जो ओंठ होता है, ओंठ पीछे की ओर जाता है, ये क्या कहलाएगा, ये तालु कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं उ की। उ में आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपके ओंठ जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, अर्थात इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। री की बात की जाए, री का उच्चारण करने पे जीभ सीधे होकर के हल्का मुड़ती है और मुड़ने के बाद जीभ में कंपन होता है, जीभ ऊपर की ओर जाती है, ये कहलाता है मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ए की। ए में मुख खुला हुआ होता है और ए में मुख धीरे से बंद होता है, अर्थात ए होता है कंठ और ए बोलते हैं। ए में क्या है, मुख में ये पीछे जो ओंठ का हिस्सा होता है वो पीछे की ओर जाता है, अर्थात ए होता है तालु। लेकिन जो क्वेश्चन में, पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है, पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि ए का उच्चारण स्थान होगा, क्या होगा, तो ए और ए दोनों का जब उच्चारण स्थान पूछेगा तो इन दोनों को हम मिला देंगे और ये हो जाता है कंठ तालव्य, इसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। इसके बाद आता है ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जब हम ओ बोलते हैं, ओ में मुख खुला हुआ होता है और औ में मुख बंद हो जाता है, अर्थात औ बोलने के बाद ओंठ जो है आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए ओ होगा कंठ क्योंकि मुख खुला है और औ होगा ओष्ठ क्योंकि मुख बंद हो गया। अब क्वेश्चन पूछता है कि ओ औ का सही उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओ औ का सही उच्चारण स्थान होगा कंठोष्ठ, इसको हम बोलते हैं कंठोष्ठ। क्लियर है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख है मुख खुल जाता है, मतलब मुख खुला हुआ होता है, इसमें मुख के किसी भी हिस्से का प्रयोग नहीं किया जाता, ये कहलाता है कंठ। ई तालु है, दोनों जबड़े एक दूसरे की ओर खींचते हैं और ये जो ओठ वाला हिस्सा होता है वो पीछे की ओर जाता है, उसे कहते हैं तालु, हिंदी में तालु कहते हैं। उ को बोलने में ओंठ जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। री मूर्धा है, मूर्धा क्यों है, क्योंकि जब हम री बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं टा में भी जीभ ऊपर की ओर जाता है और री में जीभ मुड़ने के बाद उसमें क्या होता है, कंपन होता है, इसलिए ये कहलाता है मूर्धा। अगला है ए कंठ है, ए तालु है, ओ कंठ है और ओ ओष्ठ है। अब क्वेश्चन जो पूछता है तो ए को साथ में लेकर के पूछता, अलग नहीं पूछता। अगर अलग भी पूछेगा तो ए का कंठ होगा और ए का तालु होगा, दोनों साथ में पूछ दे तो आप दोनों को मिला देंगे और आपका आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य। फिर ओ और औ की बात की जाए तो ओ कंठ होता है और औ ओष्ठ होता है, दोनों को मिला दें तो वो बन जाता है कंठोष्ठ। क्लियर है। अब इसके बाद जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि औ तक ही क्यों बताया गया, औ तक ही क्यों उच्चारण स्थान होता है। आ का है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री,
ए ऐ ओ औ, इनका ही उच्चारण स्थान क्यों है? अंग और आहा क्यों नहीं बताया जा रहा है? तो अंग और आहा की बात की जाए तो अंग और आहा ये होते हैं आयोग वाह वर्ण, अर्थात जब बात होती है अर्थ के आधार पे स्वरों की संख्या की, तो अर्थ के आधार पे जो स्वरों की संख्या होती है वो केवल केवल 11 होती है। क्यों? क्योंकि स्वर की परिभाषा है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और आ से लेकर के औ तक ये जितने भी स्वर हैं क्या हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन अंग और आहा ये स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जाते। क्यों नहीं लिखे जाते हैं? क्योंकि अंग और आहा व्यंजनों से मिलकर बने हैं, अर्थात इन्हें स्वर की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसलिए अंग और आहा को स्वरों में शामिल नहीं किया जाता। किस कंडीशन पर? अर्थ के आधार पर। जब बात आती लिखने के लिए कि लेखन के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो लेखन के आधार पे आप सारे स्वर लिख दीजिए, आ से लेकर के आहा तक, है ना। जो हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा है वही चीज़ें करनी है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम पेपर देने जाते हैं किसी प्रतियोगी परीक्षा की, तो इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि अर्थ के आधार पर और लेखन के आधार पर। तो याद रखिएगा, अर्थ के आधार पर 11 प्रकार होते हैं और लेखन के आधार पर 13 प्रकार होते हैं। तब अंग और आहा को जोड़ दिया जाता है। अब ये अयोग वाह वर्ण क्यों कहलाते हैं तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्यों कहलाते हैं। अब स्वर का पार्ट कंप्लीट हो गया। स्वर हमने जान लिया किसे कहते हैं। एक बार रिवीजन के तौर पे फिर से बता देता हूँ कि स्वर जो स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वर होते हैं 7। इनकी संख्या 7 है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, ठीक है। और प्लुत स्वर को हमने जाना कि जिसको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, मतलब ह्रस्व में कम लगता है, दीर्घ में थोड़ा ज़्यादा लगता है और प्लुत स्वर में सबसे ज़्यादा समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है, ठीक है। उसका चिन्ह भी मैंने बताया था कि इस तरीके से प्लुत स्वर के चिन्ह होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे व्यंजन की। तो व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर की परिभाषा थी जो स्वतंत्र रूप से लिखे व बोले जाते हैं। व्यंजन की परिभाषा होगी कि जो स्वरों की सहायता से बने होते हैं। व्यंजन किससे बने होते हैं? स्वरों की सहायता से बने होते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे? जब हम का लिखते हैं या फिर का बोलते हैं तो का को बोलने में अंत में क्या आ रहा है? का, आ रहा है, मतलब इसमें क्या मिला हुआ है? आ मिला हुआ है। जब हम इसमें से स्वर को अलग करते हैं तो का को किस तरीके से लिखेंगे? इसमें हम स्वर रहित का जोड़ देंगे। जो हलंत का चिन्ह होता है वो वर्णमाला में स्वर रहित होने का प्रमाण होता है कि यहाँ पे अगर हमने का के नीचे हलंत लगा दिया अर्थात का क्या हो गया है? स्वर रहित हो गया। अब उसका कोई भी अर्थ नहीं बचा जब तक कि उसमें हम स्वर को नहीं जोड़ देते। जैसे ही हम स्वर को जोड़ते हैं तो वो पूर्ण रूप से का बन जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से परिभाषा है कि स्वरों की सहायता से ये बने होते हैं, मतलब बिना स्वर की सहायता से का कोई भी औचित्य नहीं है। अर्थात अब बात करते हैं हम इसकी कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण, द्वित्व या उत्क्षिप्त व्यंजन। द्विगुण, द्वित्व या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्लियर है? कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण, द्वित्व या उत्क्षिप्त व्यंजन। ये 5 प्रकार होते हैं। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं?
तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है कि इनके उच्चारण करने पे जो मुख का हिस्सा होता है, तो प्रत्येक वर्ग मुख के अलग अलग हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ग की बात अगर की जाए तो वर्ग कैसे बनेगा? तो सबसे पहले वर्ग जैसे बनेगा तो का, चा, टा, ता और पा, ये वर्ग हो गए। प्रत्येक वर्ग मतलब जितने भी वर्ग होंगे मुख के अलग अलग हिस्से से क्या किए जाएंगे? बोले जाएंगे, उनका उच्चारण स्थान अलग होगा। अगर का वर्ग कंठ है या का वर्ग तालु है तो पूरा वर्ग क्या होगा? तालु या कंठ ही होगा। तो का के बाद क्या आता है? खा, गा, घा और अंगा, चाछा, जाझा, इया, टाठा, डाढ़ा, अणा, ताथा, दाधा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये हमने वर्ग बना लिया। अब समझेंगे कि प्रत्येक वर्ग मुख के किस हिस्से से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो का की बात करें तो का में भी आप देखेंगे जैसे हमने किया था आ में मुख खुला था, का में मुख का, खा, गा, घा, अंगा, मुख खुला हुआ है और हम उसका उच्चारण कर पा रहे हैं। अर्थात का क्या होगा? का होगा कंठ, का होगा कंठ। पूरा खा भी कंठ होगा, गा घा भी कंठ होगा। और ये जो अंगा होता है, अंगा भी कंठ होता है, लेकिन अंगा को बोलने पे हम किसका प्रयोग करते हैं? नाक का भी प्रयोग करते हैं। कंठ का तो कर ही रहे हैं, साथ में नाक का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए अंगा क्या होगा? कंठ नासिक्य। फिर बात करते हैं चा की। अब चा में जब हम बोलेंगे चा, छा, जबड़े एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, ये पीछे की ओर जा रहा है, अर्थात चा हो गया तालु, चाछा जाझा भी तालु होगा, इया भी तालु होगा, लेकिन इया को बोलने में हम नाक का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तालु नासिक्य। फिर बात करते हैं टा की। टा का जब उच्चारण करेंगे, इसको आपको उच्चारण करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। जब हम टा का उच्चारण करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जीभ मुड़ने के बाद क्या हो रही है? ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? मूर्धा। पूरा वर्ग मूर्धा है, अणा भी मूर्धा है, लेकिन अणा में नाक का प्रयोग हो रहा है, इसलिए मूर्धा नासिक्य होगा। फिर ता की बात करें तो ता में आप देखेंगे कि जो आपकी जीभ है वो दांत को जा करके छू रही है, दांत को जा करके स्पर्श कर रही है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? दंत। और पूरा वर्ग दंत होगा और ना हो जाएगा दंत नासिक्य। इसी तरह से पा की बात करें तो पा होगा ओष्ठ, क्योंकि बोलने में ओंठ जुड़ रहे हैं, और माँ हो जाएगा ओष्ठ नासिक्य। और ये पूरा वर्ग क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वर्ग ओष्ठ होगा, पूरा वर्ग दंत होगा, पूरा वर्ग मूर्धा, तालु और कंठ होगा। इनकी कुल संख्या पूछता है क्वेश्चन में, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। 5 और 5 पचम 25, मतलब 25 इनकी कुल संख्या हो गई। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो जहाँ पर प्रत्येक व्यंजन मुख के अलग अलग हिस्से से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग मुख के अलग अलग हिस्से से बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? यारा, लावा। या का उच्चारण स्थान है तालु, रा का मूर्धा, ला का दंत। लेकिन याद रखिएगा कि ला का उच्चारण स्थान दंत मूल होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ला का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ दांत में नहीं जा करके जीभ कहाँ जा रही है? जीभ मसूड़े में जा रही है। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? दंत मूल। लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है पेपर में इस तरीके से पूछेगा कि ला का सही उच्चारण स्थान होगा, अब इसमें दे देगा दंत, दंत मूल, ओष्ठ या फिर कंठ। तो हमारा आंसर क्या होगा? दंत मूल होगा। अगर दंत मूल ऑप्शन में नहीं है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे कि ला का सही उच्चारण स्थान क्या होगा, पहला ऑप्शन दंत है, दूसरा तालु है, तीसरा ओष्ठ और चौथा है इनमें से कोई नहीं,
तो हमारा आंसर क्या होगा, दंत होगा। ठीक है, इनमें तीनों सा और हा, पहला तालु है, दूसरा मूर्धा है, तीसरा दंत है और हा कंठ है। हा को हकार ध्वनि कही जाती है क्योंकि हा को बोलने में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इनकी भी कुल संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अंतस्थ व्यंजन की कुल संख्या 4 हो गई, स्पर्श व्यंजन कुल संख्या 25 हो गई। अगले व्यंजन की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात ऐसे व्यंजन जो दो स्वर रहित व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन से हैं, तो हा के बाद आता है छ, त्र, ज्ञा और स्रा। छा मिल के बना होता है स्वर रहित का और मूर्धा सा से, स्वर रहित ता और रा से, स्वर रहित जा और ञा से, स्वर रहित सा और रा से। ये मिलके बने होते हैं संयुक्त व्यंजन। जो दो स्वर रहित व्यंजनों से मिलकर के ही पूरा एक व्यंजन तैयार होता है, वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। अंत में बात करते हैं हम द्विगुण व्यंजन की। 2 होते हैं, इनकी कुल संख्या 2 है, डा और ढा। डा और ढा हम कहाँ पढ़े थे, स्पर्श व्यंजन में, लेकिन ये डा ढा के नीचे क्या होता है, बिंदी होती है और ये होते हैं द्विगुण व्यंजन। क्वेश्चन इससे पूछता है उच्छिप्त व्यंजन को पहचानिए और आपके सामने ये दोनों ऑप्शन में किसी एक को रख देगा और आपका आंसर जो है इन्हीं में से लगाना होगा। ये कहलाएगा उच्छिप्त व्यंजन। तो हमने जाना व्यंजन के बारे में कि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्पर्श इनकी कुल संख्या होती है 25। इसके बाद अंतस्थ 4, ऊष्म 4, संयुक्त 4 और द्विगुण होते हैं 2। लेकिन अर्थ के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी गिनी जाएगी, जिनका उच्चारण स्थान होगा। अर्थात स्पर्श का उच्चारण स्थान है, अंतस्थ का है और ऊष्म का। तो अर्थ के आधार पे व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है और लेख तो जिनका उच्चारण स्थान है तो कौन कौन से हैं, ये। ठीक है, और जब लेखन की बात करेंगे तो सबको जोड़ देंगे, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण को, तो इनकी कुल संख्या हो जाएगी 39। अर्थात अर्थ के आधार पे होती है 33 और लेखन के आधार पे 39। स्वरों की संख्या अर्थ के आधार पे 11 और लेखन के आधार पे 13। इसके आगे अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कि अंग और आहा, इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है और वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, उनको हम किस तरीके से बनाते हैं कि अर्थ के आधार पे और लेखन के आधार पे। तो जानेंगे, अगले पार्ट में मिलते हैं। आप इसको पढ़ करके क्लियर रखिएगा ताकि हम आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उनको जल्दी क्लियर कर सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।